हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितना बच्चे क्लास 12 में और इस बार हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो हिंदी के पेपर में रस छंद अलंकार आता है, वो भी कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए आता है। और मेरे प्यार जो ये जो टॉपिक है रस छंद अलंकार, यह बिल्कुल फिक्स टॉपिक होता है। हर साल आता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये सबको मालूम है कि रस छंद अलंकार आता ही आता है। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए। 2 नंबर का आपका रस आता है और 2 नंबर का आपका छंद आता है और 2 ही नंबर का क्या आता है? अलंकार आता है। और आज की इस वीडियो में रस छंद अलंकार इतना सिंपल बता दूंगा ना कि वीडियो देखते देखते लास्ट तक जाते जाते आप लोगों को रस छंद अलंकार बिल्कुल जुबान पे आ जाएगा। इतना सिंपल बताऊंगा, इतना सिंपल परिभाषा तुरंत याद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब ध्यान से आप देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके? रस की। अब रस में सबसे पहला हम देखेंगे श्रृंगार रस। जो रस सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आता है वही मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले हम देखेंगे श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस का सबसे पहले हम क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? परिभाषा। श्रृंगार रस का सबसे पहले हम क्या देखेंगे? परिभाषा। और इतना सिंपल परिभाषा और इतना सिंपल उदाहरण इसका कि तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले श्रृंगार रस अगर आपको याद करना है तो मेरे प्यारे बच्चों 3 वर्डों का आप जरूर से जरूर ध्यान दें। 3 वर्ड अगर आपको याद हो गया ना तो किसी का भी परिभाषा बना सकते हो। एक आपको विभाव, एक आपका अनुभाव और एक आपका संचारी भाव। 3 शब्द अगर याद हो गए तो किसी भी रस का आप परिभाषा बना दोगे। तो देखो कैसे लिखोगे श्रृंगार रस को कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। संयोग मतलब मिलन होता है, ठीक है। ये लाइन पूरा पूरा सेम रहेगा हर एक रस में कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। याद हुआ कि नहीं हुआ कि जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का क्या होता है? संयोग होता है तो किसके? रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। याद हो गया होगा, बिल्कुल कंफर्म याद हो गया होगा। इतना ज्यादा सिंपल है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। याद हो गया? चलो, अब उदाहरण कितना सिंपल है वो देखिए आप लोगों का। उदाहरण बहुत ज्यादा सिंपल है कि कहत नठत रिझत खिजत, कहट नठत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है ननहु ही सो बात। अब लोग कितना सिंपल तुमको उदाहरण चाहिए, इतना सिंपल मेरे प्यार जो तुरंत याद हो जाएगा। तो परिभाषा भी बहुत ही ज्यादा सिंपल था और उदाहरण भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। याद हो गया कि नहीं? बिल्कुल। अब बारी आए किसकी? वीर रस की। अब वीर रस में भी आपका पहली लाइन तो सेम वही रहने वाला है। क्या कि दो जो इसका है कि जब विभाव तथा अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, वही लाइन चिपका दो इसमें, वही लाइन चिपका दो इसमें कि देखो कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। देखो जो लाइन वही था उसमें, वही लाइन इसमें भी है। क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से, यहां पे क्या था? रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही थी और यहां पे उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। याद हो गया कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है और वहां पे रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही थी। तो देखो सब मिला जुला है। तुरंत याद हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल याद हो गया कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि बुंदेलो हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कक्षा 4 से ही इस कविता को रटते हुए आ रहे हो। कक्षा 4 की हिंदी किताब में ही ये रटा हुआ है आप लोगों को कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। याद हो गया आप लोगों को? लो, तो वीर रस की परिभाषा भी और उदाहरण कितना ज्यादा सिंपल है। तो श्रृंगार रस भी याद हो गया, वीर रस भी याद हो गया। बस यहाँ पे रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही थी, यहाँ पे उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। अब हम देखेंगे हास्य रस। अब देखो हास्य रस, हास्य रस में भी पहला लाइन तो वही चिपका देंगे। क्या कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। यहां तक तो तीनों में सेम है, यहां तक तो तीनों में सेम है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक अस्थाई भाव से हास रस की उत्पत्ति होती है। किससे? हास नामक अस्थाई भाव से हास रस की उत्पत्ति होती है। और कितना सिंपल लोगे, पहली लाइन तो तीनों में सेम था कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक अस्थाई भाव से हास रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण की बात करें, उदाहरण तो और ज्यादा सिंपल है। देखो कि बुरे समय को देखकर, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। लो भाई,
हर एक लड़के को याद हो जाएगा, हर एक लड़के लड़कियों को याद हो जाएगा कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। इसका उदाहरण है, इतना ज्यादा सिंपल, याद हो गया। रस का काम खत्म। 2 नंबर तो भाई ऐसे ही चुटकियों में ला दोगे, इतना आसान हमने बना दिया। अब अलंकार की बारी। लो भाई, अलंकार भी इतना सिंपल बता दूंगा, तुरंत याद हो जाएगा। अलंकार में सबसे पहले हम देखेंगे उपमा अलंकार। सबसे पहले हम देखेंगे उपमा अलंकार, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखो कैसे। अब उपमा अलंकार में क्या लिखोगे कि इसमें 2 वर्ड आपको याद करना है। उसमें क्या था, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, 3 वर्ड था ना, इसमें 2 वर्ड है। एक आपको उपमेय याद करना है, एक आपका उपमान। बस 2 शब्द अगर याद हो गया तो पूरा का पूरा अलंकार खत्म हो जाएगा। कैसे, समझो। तो उपमा अलंकार में क्या लिखोगे कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। लो, कितना सिंपल है। मतलब कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाएगी लेकिन समानता के आधार पर, तो जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? जल्दी से कमेंट करके हमको बताओ कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से किसके आधार पर, समानता के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें, लो उदाहरण तो इतना सिंपल है ना कि गाना है, गाना सॉन्ग कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। ठीक है, ये गाना आपने सुना भी होगा, याद हो गया कि नहीं? तुरंत कभी भूलोगे भी नहीं कि उपमा अलंकार का कोई उदाहरण पूछे तुरंत बता देना कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। और परिभाषा कोई पूछे बता देना कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। याद हुआ कि नहीं? बिल्कुल याद होगा। इसके बाद आ गया रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखो कितना सिंपल है। वही चीज कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। याद हो गया ना? चलो अब हम उदाहरण देखें, 2 उदाहरण बहुत ही ज्यादा सिंपल। पहला उदाहरण सॉन्ग ही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और दूसरा भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि चरण कमल बंदो हरिराई। अब याद हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट करके हमको तुरंत बताना, ताकि मैं कमेंट पढ़ूंगा, देखूंगा कि याद हो रहा है कि नहीं बच्चों को। तो याद हो गया। रूपक अलंकार का क्या था परिभाषा कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। और उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चरण कमल बंदो हरिराई। याद हो गया? बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे यमक अलंकार को। अब हम देखेंगे किसको? यमक अलंकार को। लो भाई, यमक अलंकार को भी देख लो। यमक अलंकार लिखेंगे कि जहां पर देखो, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। कितना सिंपल है कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। कोई शब्द एक बार आए, ठीक है, कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उन सबका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, कितना सिंपल है। अब उदाहरण थोड़ा देख लो, कितना सिंपल उदाहरण कि काली घटा का घमंड घटा। देखो, काली घटा का घमंड घटा, घटा यहां पे भी आया है, घटा यहां पे भी आया है, और दोनों का अर्थ अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा, वही बोला ना कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। दूसरा एग्जांपल देख लो कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। अब यहां पे भी सोना आया है, वही सोना यहां पे भी आ गया है, लेकिन इस सोना का अर्थ कोई अलग है, इस सोना का अर्थ अलग है। तो मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? जल्दी से बताओ कमेंट में। बहुत अच्छा। अब देख लो श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या लिखोगे कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, वहां एक से अधिक बार आ रहे थे और यहां बोला एक ही बार आए। जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ध्यान से समझना, यमक अलंकार में क्या हो रहा था कि एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा था और दोनों का अर्थ अलग अलग था, लेकिन श्लेष अलंकार में उल्टा हो गया। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा, वहां पे श्लेष अलंकार। उदाहरण, 3 उदाहरण बताऊंगा। लो 2 ही उदाहरण लिख के लेकर आ रहा हूं, बहुत सिंपल है कि प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है। ठीक है। अब दूसरा, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब दो उदाहरण इतना सिंपल बता दिया, याद हो गया होगा, तुरंत याद हो गया, कमेंट करके बताओ। हाँ, अब अलंकार का भी काम खत्म। अब भाई किसका बारे आ गया? छंद का बारी आ गया। छंद भी बहुत ही ज्यादा सिंपल देखने वाले हैं। छंद में सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोहा। दोहा देखेंगे, सबसे पहले दोहा देखेंगे। दोहा में लिखेंगे कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। देखो ये, इसको लाइन को याद कर लो कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। देखो ट्रिक बता दूं, इसका ट्रिक समझ लो। देखो इसका अगर ट्रिक की बात करें, ट्रिक देखो कितना मजेदार है। यहां पे देखो 13-13 है ना, तो यहां पे 1 है तो समझ लो पहला चरण, और 3 है मतलब तीसरा चरण। मतलब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। याद हो गया कि नहीं? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। बचा आपका दूसरा और चौथा, तो दूसरा चौथा में 11-11 हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं? तो वही लिखा है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब चलिए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। लो भाई उदाहरण भी देख लो, उदाहरण देख लो। इसका उदाहरण है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित दूती हुई। चेक कर लेना कि पहले और तीसरे चरण में कितने कितने मात्राएं होगा? 13-13 मात्राएं होगा। ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होगा। चेक कर लेना। ठीक है, लघु और गुरु से चेक किया जाता है। बड़ी की मात्रा रहेगा तो लघु, छोटी की मात्रा रहेगा। ठीक है, और ये छोटी की मात्रा में लघु होता है और बड़ी मात्रा में गुरु होता है। ठीक है, लघु गुरु से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आएंगे हम किस पे? सोरठा पे आएंगे। लो भाई सोरठा को भी देख लेते हैं। सोरठा क्या चीज है, तुरंत समझ में आ जाएगा। जब आपको दोहा समझ में आ गया ना, तो दोहा का ही उल्टा सोरठा होता है, तुरंत आ जाएगा। सोरठा में लिखोगे कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। वही चीज जो उसमें था, सेम वही चीज है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मतलब सेम वही है, बस पहले और तीसरे में वहां पे 13-13 हो रही थी और यहाँ पे पहले और तीसरे में 11-11 हो जाएंगे और दूसरे और चौथे में 13-13 हो जाएंगे। बस मतलब उसका जस्ट उल्टा होता है। आप ये भी लिख सकते हो कि सोरठा जो होता है ना, वो दोहे का उल्टा होता है। समझ में आया आप लोगों को? और वही एक ही एग्जाम्पल को 2 बार लिख दो। देखो इसका अगर एग्जाम्पल आपको मालूम है दोहा का, तो दोहा का एग्जाम्पल यहाँ है। देखो राधा नागरी सोई को हमने आगे कर दिया, मेरी भव बाधा हरो को हमने पीछे कर दिया, श्याम हरित दूती वही को हमने आगे कर दिया है, और जा तन की झाई पर को हमने पीछे कर दिया। लो भाई सेम एक एग्जाम्पल याद हो गया ना, उसी को उल्टा कर दो, ये भी हो जाएगा। और इसको भी चेक कर लेना लघु गुरु से। ठीक है, लघु और गुरु से इसको भी चेक कर लेना, इसका भी सेम आएगा वही कि पहले और तीसरे में 11-11 आएगा, दूसरे और चौथे में 13-13 आएगा। चेक करके देख लेना जरूर। इसके बाद देख लो चौपाई आ गया भाई। चौपाई देख लेते हैं कितना सिंपल है। चौपाई में हम लिखेंगे कि यह एक सममात्रिक छंद है। अब वो अर्ध सममात्रिक छंद था, लेकिन चौपाई सममात्रिक छंद होता है। याद रखना कि यह एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और इसमें अंतिम 2 वर्ण जो होता है वो गुरु और लघु, गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना कि यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और इसमें अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से आप समझना। अब देखो इसका एग्जाम्पल तो भाई किसको नहीं मालूम है, किसको नहीं, बचपन से ही आप रटते आ रहे हो कि जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे कपीस तुम लोग उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। किसको नहीं याद है? सारे के सारे बच्चों को याद है। और किसका उदाहरण है? चौपाई का उदाहरण है। समझ में आ गया? खत्म, रस छंद अलंकार पूरा का पूरा खत्म। 6 नंबर लो भाई। अब कमेंट करके जरूर हमको बता देना, थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि याद हो रहा है कि नहीं, आप लोगों को याद हो पा रहा है कि नहीं, थोड़ा कमेंट करके बता देना। इतना सिंपल तो हमको तो नहीं लगता पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई बताया होगा आप लोगों को। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।